गुड मॉर्निंग इंडिया, जय हिंद, जय भारत। मेरे आज के एडिटोरियल की पहली क्लास में आप सबका स्वागत है। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो इस चैनल पे नए हैं, एक्चुअली बात यह है कि मैं तो खुद ही यूट्यूब पे नया हूं। ये मेरी जिंदगी का आज पहला एडिटोरियल डिस्कशन है जिसे मैं ऑनलाइन रिप्रेजेंट कर रहा हूं। 12 साल से ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, 20 साल से तो मैं पढ़ा रहा हूं। मेरे सेकंड क्लास के बच्चे मैंने पढ़ाना शुरू किए थे, माशाल्लाह उन लोगों का बीटेक हो गया, जॉब लग गई उनकी। कितने यूपी में मैंने कानपुर में जुबान कही जाती है, बड़ा पुराना चावल है। मैं समझिए ऐसा ही हूं। ऑनलाइन की दुनिया में आने का ये मेरा नया शौक है। बच्चों ने बहुत इंसिस्ट किया कि सर ऑनलाइन बहुत जरूरत है, एडिटोरियल डिस्कशन जो क्लासेस में रखते हैं ऑडियोज के जरिए दीजिए सर, उसे आप वीडियोस के जरिए दीजिए। तो फिर आज मैं इस एडिटोरियल के जरिए आपके सामने हाजिर हुआ हूं। बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना मैं आपको सीधी सीधी बात बता दूं। पहले हम लोग एडिटोरियल में आने वाली स्पेशल वोकेबलरी वर्ड्स को कवर करेंगे। उसके बाद उन वोकेबलरी वर्ड्स को कैसे तैयार किया गया है और आप उसको रिवाइज कैसे करें, उसका एक छोटा सा टेस्ट फौरन ही होगा ताकि आप उस वोकैब को याद करें। फिर चलेंगे एडिटोरियल पैसेज डिस्कशन पे। सेंटेंस क्या है, मीनिंग क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेटमेंट क्या है, पैसेज क्या कह रहा है और उसमें ग्रामर का क्या रोल है। और उसके बाद लास्ट सेशन एडिटोरियल डिस्कशन के बाद उस पूरे एडिटोरियल में आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस होंगे जिसमें छुपी हुई ग्रामर होगी और बहुत पॉपुलर और बहुत एवरग्रीन ग्रामर के रूल्स होंगे जो पेपर में देखने को मिलते हैं, अगर वो उस पैसेज का हिस्सा होंगे तो उन्हें मैं सेंटेंसेस में पिरो के लास्ट में कॉमन एरर्स के तौर पर भी आपके सामने क्वेश्चंस रखूंगा। तो मेरे एडिटोरियल डिस्कशन के 3 स्टेप्स होंगे। पहला वोकैबुलरी डिस्कशन, फिर पैसेज अंडरस्टैंडिंग, फिर पैसेज में आने वाले सेंटेंसेस के कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस को आपके सामने प्रस्तुत करना कि पेपर की पूरी तैयारी एक ही वीडियो के जरिए हो जाए। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बस जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं। वोकैबुलरी शुरू करेंगे, उसके बाद एडिटोरियल्स बनाएंगे। लेकिन वोकैब शुरू करने से पहले मैंने आपके सामने एक मैचिंग के तौर पे कुछ वर्ड मीनिंग्स और कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस रखे हैं। मैं आपको चाहता हूं आप एक बार इसको एक नजर देखिए, पॉज कर दीजिए, यहीं पे पॉज करके जरा कोशिश कीजिए आप इनमें से कितने वर्ड का मीनिंग जानते हैं और आप उसे सही मैच करा सकते हैं। और फिर चलिए आप जानिए कि आप क्या पढ़ने जा रहे हो। ये जितने वर्ड्स और मीनिंग्स हैं ये सब आज के एडिटोरियल का हिस्सा है। पहले ये तो जानिए कि क्या नहीं आता है आपको, ताकि एक इंटरेस्ट बरकरार रहे कि जो आपको नहीं आता है वही एडिटोरियल में आता है और जो एडिटोरियल में आता है वही पेपर में आता है। तो हमारे साथ आप जो भी पढ़ोगे ना उसमें से वो सब कुछ पढ़ोगे जो आपके पेपर के लिए बड़ा फायदेमंद होगा। बस शर्त यह है कायदे से पढ़ लो बाबू, पढ़ लो और जम के इसी वीडियो को रिवाइज कर लो। चलो शुरू करते हैं। वोकैबुलरी ऑफ द एडिटोरियल से शुरुआत हो रही है और जो एडिटोरियल हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें आई हुई सेलेक्टिव और इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी। क्या आपको उन वर्ड्स का मीनिंग मालूम है? आइए देखते हैं, साथ में चेक करते हुए चलते हैं। पहला वर्ड मैंने लिया है पाइवट। द वर्ड इज पाइवट, PIVOT वर्ब है। मीनिंग होता है टू चेंज डायरेक्शन क्विकली, अचानक से दिशा बदलना। किसी चीज की दिशा अचानक से बदल जाए पाइवट कहलाता है। कोई बंदा अचानक से अपना रुख बदल ले, पाइवट कहलाता है। एग्जांपल देखिए, द कंपनी पाइवटेड टू ऑनलाइन सर्विसेज ड्यूरिंग द पेंडेमिक। पेंडेमिक के दौरान कंपनी ने अपना रुख बदल लिया, किधर? ऑनलाइन सर्विसेज की तरफ। तो पाइवट वर्ड का मतलब टू चेंज डायरेक्शन क्विकली। इसके 2 सिनोनिम्स बताइए। एक सिनोनिम बहुत सिंपल है जिसे आप टर्न कहेंगे और एक और बहुत सिंपल है जिसे आप शिफ्ट कहेंगे। और टर्न और शिफ्ट तो कॉमन और सुना हुआ वर्ड है। तो नया वर्ड जो आपको याद रखने लायक है और एडिटोरियल का भी हिस्सा है तो एग्जाम का भी हिस्सा बन जाएगा। तो वर्ड इज पाइवट। आइए नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है आपके सामने प्रेसिडेंट, PRECEDENT, प्रेसिडेंट। ये है स्पेलिंग प्रेसिडेंट की, ये वो वाले प्रेसिडेंट नहीं जो राष्ट्रपति जी होते हैं, वो नहीं है। प्रेसिडेंट इसका मीनिंग होता है एन अर्लियर एग्जाम्पल, यानी शुरुआती उदाहरण। एग्जाम्पल आपके सामने रखा है, देयर इज नो प्रेसिडेंट सच अ मूव इन हिस्ट्री। इतिहास में ऐसा कदम उठाने वाला तो कोई उदाहरण भी नहीं मिलता। तो प्रेसिडेंट बड़ा अच्छा वर्ड है, आप इसका इस्तेमाल अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कर सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल बोले, तुम्हारे जैसा तो कोई खानदान में ना हुआ, देयर इज नो प्रेसिडेंट लाइक यू इन अ फैमिली, यानी ऐसा उदाहरण अब तक कोई
हुआ नहीं है। तो ये वर्ड बड़ा ही अच्छा हो गया। सिनोनिम्स के तौर पर एग्जाम्पलीज का वर्ड हो गया, मॉडल इसके लिए यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो एक मॉडल हो जाएगा, एक प्रेसिडेंट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल और बहुत अच्छा वर्ड है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। वोकेबुलरी एडिटोरियल अभी जो पढ़ेंगे ना, उसी में आने वाली वोकेबुलरी पे चर्चा कर रहे हैं। और ये जितनी वोकेबुलरी अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं और करूंगा, अभी याद होगी, अभी याद होगी। आप देखिएगा कि मेरा तरीका है डिस्कशन आपके लिए कितना अच्छा है। एडिटोरियल शुरू करने से पहले मैं वादा करता हूं आपको ये वर्ड्स याद करवा दूंगा। कैसे? पहले पढ़ लीजिए, फिर देखिए कैसे इसको खत्म कराने के लिए आपके सामने तरीके से टेस्ट ऑर्गेनाइज करूंगा। अभी याद करोगे, देखना एडिटोरियल शुरू होने से पहले तुम्हें याद हो जाएगा। चलो अगला वर्ड। चलिए नेक्स्ट वर्ड आता है विजिलेंस। VIGILANCE। स्पेलिंग पर बहुत अटेंशन देना है आपको, क्योंकि स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस भी पेपर में रखे हुए हैं, तो स्पेलिंग सीखते चलना है। स्पेलिंग इज विजिलेंस। नाउन होता है, मीनिंग क्या होती है? केयरफुल, वॉचफुलनेस, सतर्कता, ध्यान। सेंटेंस देखिए, कांस्टेंट विजिलेंस इज नेसेसरी टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। मुतवातिर मिजाजी के साथ ध्यान केंद्रित रखना, यानी विजिलेंस बनाए रखना नेसेसरी है, जरूरी होता है एक्सीडेंट से बचाव के लिए। सिनोनिम्स के तौर पर दो वर्ड्स आपके सामने है, अलर्टनेस और सर्विलांस। अलर्टनेस एंड सर्विलांस। तो विजिलेंस के सिनोनिम्स वर्ड हो गए अलर्टनेस और दूसरा वर्ड हो गया सर्विलांस। स्पेलिंग का ध्यान दें, विजिलेंस VIGILANCE और सर्विलांस की स्पेलिंग में डबल एल आता है, SURVEI सर्विलांस। तो वर्ड, स्पेलिंग, मीनिंग। तो विजिलेंस क्या मीनिंग आपके सामने पेश। आइए नेक्स्ट वर्ड। और अब अगला वर्ड आपके सामने पेश है डिसरप्शन। स्पेलिंग ध्यान दो, DISRUP, डिसरप्शन, TIUN, डिसरप्शन। डिसरप्शन का मतलब होता है डिस्टरबेंस, इंटरप्शन, रुकावट। किसी भी सिस्टम या प्रोसेस का टूट जाना, इसे डिस्टरबेंस तो बहुत कॉमन वर्ड है, जानते हो। और इंटरप्शन भी काफी हद तक आप जानते हो। तो जो एक्चुअल वर्ड आपको याद रखना है वो है डिसरप्शन। स्पेलिंग एग्जांपल देखिए, अब इसके साथ एग्जांपल आपके सामने है। There was a disruption in electricity supply। बिजली सप्लाई में डिसरप्शन देखा गया, यानी उसके सिस्टम को में मतलब लाइट आई चली गई ये वाली चीज हुई, तो उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, इंटरप्शन हुआ। तो ये दोनों ही वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हो गए। और इसके लिए सिनोनिम्स में एक और वर्ड डिसऑर्डर, चीजों का डिसऑर्डर में हो जाना, ये भी इसका सिनोनिम्स में यूज होता है। तेरी ये बड़ा अच्छा वर्ड आया है, अपहीवल। ये तो मुझे याद ही नहीं आया, तो इसी के लिए बड़ा ही क्लोज सिनोनिम है ये दोनों सिनोनिम्स है आपके सामने, डिसऑर्डर और अपहीवल बड़ा पॉपुलर वर्ड है, पेपर में बड़ा आता है। तो ये इसके सिनोनिम में याद रखना, डिसरप्शन यानी अपहीवल का शाब्दिक अगर आपको हिंदी मीनिंग बताऊं तो इसका मतलब होता उथल। मैं इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मेरे कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स भी हैं, तो उनके लिए हिंदी लिखना थोड़ा दिक्कत करता है, मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स जो है, ठीक है। तो उथल। तो इसका सिनोनिम वर्ड होगा, तो स्पेलिंग याद रखो, क्या सिनोनिम है वो याद रखो, सेंटेंस क्या बन रहा है, देयर वाज अ डिस्ट्रक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। चलो नेक्स्ट वर्ड हाजिर है, बड़ा सिंपल वर्ड है, अनफोल्डिंग। द वर्ड इज अनफोल्डिंग, टू ग्रेजुअली रिवील, धीरे धीरे कोई चीज उजागर होना, धीरे धीरे सामने आना, टू ग्रेजुअली रिवील। एग्जाम्पल देखिए, द स्टोरी इज स्टिल अनफोल्डिंग, स्टोरी अभी भी उजागर हो रही है, स्टिल अनफोल्डिंग। तो सिंपल सा वर्ड है, बहुत सिंपल वर्ड है अनफोल्डिंग, अक्सर आपने देखा पढ़ा सुना है। तो इसके सिनोनिम्स में वर्ड आता है डेवलपिंग, कोई चीज का डेवलप होना यानी सामने आ रही है ना चीज, उभर के निकल रही है, इवॉल्व हो रही है, तो इवॉल्विंग। तो डेवलपिंग और इवॉल्विंग ये दोनों इसके लिए बड़े क्लोज सिनोनिम्स हो जाएंगे, अनफोल्डिंग, ठीक है। आइए नेक्स्ट वर्ड है कैलिब्रेट। द वर्ड इज कैलिब्रेट, CALIBRAT, कैलिब्रेट। याद रखिएगा, ये स्पेलिंग ये अगर हो जाए तो ये स्पेलिंग रॉन्ग हो जाएगी, कैलिब्रेट। पढ़ने में यही वाला साउंड आ रहा है, लेकिन द एक्चुअल स्पेलिंग इज दैट वी हैव टू यूज कैलिब्रेट, CALIBRATE, कैलिब्रेट। क्या मीनिंग होता है, टू एडजस्ट और बैलेंस, चीज को एडजस्ट या बैलेंस करना, संतुलित करना। कैलिब्रेट का मतलब बैलेंसिंग करना। एग्जाम्पल है, द गवर्नमेंट नीड्स, सरकार को जरूरत है,
टू कैलिब्रेट करने की, संतुलित करने की इट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज, सरकार को अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को कैलिब्रेट करने की जरूरत है, यानी उसे एडजस्ट करने की जरूरत है। तो ये इसके लिए टू एडजस्ट और बैलेंस। सिनोनिम्स वर्ड्स पर अगर आप इसके लिए देखिए तो इसके सिनोनिम्स में एक बड़ा अच्छा बहुत सिंपल वर्ड हो जाएगा, तो हो जाएगा एडजस्ट, एक सिंपल वर्ड हो जाएगा एडजस्ट, एक वर्ड हो जाएगा अलाइन करना, अलाइन भी इसके सिनोनिम्स में आ जाएगा, अलाइन। एक बड़ा अच्छा वर्ड है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड वर्ड जानते हैं ना, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड एडजेक्टिव होता है, लेकिन चूंकि हमें वर्ब का सिनोनिम लेना है तो स्टैंडर्ड इसका सिनोनिम नहीं होगा, इसके सिनोनिम में आएगा स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्ड के बाद आईजेडी लिखिए, अब ये वर्ब हो जाएगा। ये तीन बड़े कॉमन वर्ड्स हैं जिसमें से स्टैंडर्डाइज आपके लिए कुछ अच्छा वर्ड हो जाएगा जो इसके लिए बड़ा क्लोज सिनोनिम होगा, कैलिब्रेट करना यानी स्टैंडर्डाइज करना। चलिए आगे बढ़ो। नेक्स्ट वर्ड हाजिर है एस्केलेशन। द वर्ड इज एस्केलेशन, ESCALATION, एस्केलेशन। एस्केलेशन का मतलब होता है बढ़ोतरी होना, अ रैपिड इंक्रीज ऑफ समथिंग, किसी चीज का बढ़ जाना, गंभीरता बढ़ जाना, किसी चीज में इंक्रीमेंट देखने को मिल जाए। एग्जाम्पल देखिए, देयर वॉज अ सडन एस्केलेशन, अचानक से एक गंभीरता देखने को मिली जो बढ़ती हुई गई, अचानक एक सडन एस्केलेशन हुआ इन टेंशन, टेंशंस में एस्केलेशन हुआ, यानी अब यह गंभीरता नेगेटिविटी या टेंशन के साथ बढ़ी बिटवीन टू कंट्रीज, दो देशों के बीच आफ्टर द इंसिडेंट। तो इस इंसिडेंट के बाद दो देशों के बीच इस मुद्दे को लेकर एक अचानक से चीजें बढ़ती हुई दिखी, तो ये एस्केलेशन। इसके सिनोनिम्स में भी यही वर्ड आएगा। सिनोनिम्स के लिए आप इसके लिए वर्ड लिख लीजिए, ग्रोथ होना, ग्रोथ होना मोस्टली ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में जाता है, ग्रोथ होना, राइज होना, राइज होना, RISE राइज, तो ये इसके सिनोनिम्स में आ जाएगा। एस्केलेशन बड़ा अच्छा वर्ड है, याद रखेंगे आप। आइए नेक्स्ट, शिप आउट। अब यहां पर मैंने आपके सामने एक फ्रेज लिया, दैट इज अ फ्रेज, शिप आउट। इसका मतलब होता है डिस्पैच कर देना, टू डिस्पैच समथिंग, डिस्पैच मतलब समझना, भेज देना। द कंपनी विल शिप आउट योर ऑर्डर टुमारो, कल कंपनी तुम्हारा ऑर्डर शिप आउट कर देगी, यानी डिस्पैच कर देगी। तो शिप आउट बड़ा अच्छा फ्रेज है, हमारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में इस फ्रेज की इस्तेमाल की जरूरत बड़ी पड़ती है। तो शिप आउट याद रखना, शिप आउट मींस डिस्पैच कर देना, द कंपनी विल शिप आउट योर ऑर्डर टुमारो, शिप आउट, डिस्पैच। आइए नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। बड़ा अच्छा वर्ड है ये, पहले ध्यान से सुनिए। जो ये फ्रेज मैंने लिया है ये है ब्रेकआउट, फ्रेज है ब्रेकआउट, और इस ब्रेकआउट के 3 डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं जो बड़े ही इंपॉर्टेंट है, एक एक करके सुनो। पहला मीनिंग, एक मीनिंग इसका होता है सडन स्टार्ट, ब्रेकआउट का मतलब होता है सडन स्टार्ट, ज्यादातर ये नेगेटिव सेंस, नेगेटिव मीनिंग में इस्तेमाल होता है। अब आप इस बात को समझिए, सडन स्टार्ट मतलब कोई चीज अचानक से शुरू हो जाना। एग्जाम्पल से गौर कीजिए, अ फायर ब्रोक आउट, अब ये मैंने पास्ट टेंस में लिखा है इसलिए ब्रेकआउट का ब्रोक आउट हो गया। अ फायर ब्रोक आउट इन द मार्केट, अचानक से मार्केट में आग लग गई, यानी आग लगना शुरू हो गई, सडन स्टार्ट, ब्रेकआउट। दूसरा मीनिंग, अब ब्रेकआउट का दूसरा मीनिंग सुनिए, इसका दूसरा मीनिंग है स्केप, स्केप यानी कि भाग निकलना, कहीं से भाग जाना। स्केप तो कॉमन वर्ड है ना, जानते हैं आप, लेकिन ये जानना और सीखना यहाँ पर है कि ब्रेकआउट की मीनिंग में भी स्केप का अर्थ छुपा हुआ है। अब एग्जाम्पल देखिए, द प्रिजनर ब्रोक आउट ऑफ जेल, प्रिजनर जो है वो जेल से भाग निकला। स्केप भी लिख सकते हो यहाँ, लेकिन अगर स्केप नहीं लिख रहे हो तो ये जो ब्रोक आउट का मीनिंग है, फ्रेज है, वो इस मीनिंग में इसके साथ यूज होगा। ब्रेकआउट का तीसरा मीनिंग बड़ा अच्छा मीनिंग है, ये बहुत कम सुना होगा आप लोगों ने, स्किन प्रॉब्लम। ब्रेकआउट का मतलब है स्किन प्रॉब्लम। स्किन प्रॉब्लम होती है ना, रैशेस हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं। देखो, दाना, दाने या पिंपल निकलना, देखो वही मीनिंग है यहाँ पे। शी ब्रोक आउट इन अ रैश, उसके दाने निकला है जिससे उसके रैशेस में दाने हो गए, तो वो इस मीनिंग में। तो ब्रेकआउट के 3 मीनिंग है, तीनों अच्छे से पढ़िए, समझिए, ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी अभी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, बिल्कुल डोंट वरी। तो ब्रेकआउट का एक मीनिंग है सडन स्टार्ट, ब्रेकआउट का एक मीनिंग है स्केप, और ब्रेकआउट का एक मीनिंग है स्किन प्रॉब्लम। सेंटेंसेस और एग्जांपल्स आपके सामने हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट है रेपरेशन, बड़ा अच्छा वर्ड है रेपरेशन, REPARATION, रेपरेशन। रेपरेशन का मतलब है कंपेंसेशन, कंपेंसेशन तो जानते हो ना, कंपेंसेशन मुआवजा, रेपरेशन वही वर्ड है। एग्जाम्पल देखिए,
द कंपनी मेड रेपरेशंस, रेपरेशंस लिखा है मैंने, यहाँ ध्यान दीजिए प्लूरल में लिखा है। उसका रीजन ये है कि रेपरेशन सिंगुलर में कंसीडर होता है और इसका प्लूरल फ्रेमिंग में रेपरेशंस हो जाता है। इसकी स्पेलिंग में प्लूरल हो तो रेपरेशंस हो जाता है, एस लग जाता है। तो द कंपनी मेड रेपरेशंस टू द अफेक्टेड फैमिलीज, यानी जो उससे अफेक्टेड फैमिलीज रही है उनके लिए कंपनी ने कंपेंसेशन या मुआवजा या रेपरेशंस रखा है। इसके सिनोनिम्स वर्ड्स आप देखिए, इसके सिनोनिम्स वर्ड्स में बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आएंगे। एक तो पेमेंट ही कह दीजिए, पेमेंट होना, रीपेमेंट होना कह लीजिए, बल्कि पेमेंट होने से ज्यादा बेहतर रीपेमेंट होना। मुआवजे के तौर पर यह वर्ड भी यूज होता है, रीपेमेंट। एपोलॉजी, एपोलॉजी भी इसके सिनोनिम्स से यूज होता है। बहुत इसके क्लोज सिनोनिम्स बता रहा हूं मैं आपको, फालतू के सिनोनिम्स नहीं, इसके सब क्लोज सिनोनिम्स बता रहा हूं। इसके लिए और एक बड़ा अच्छा वर्ड था एटोनमेंट, एटोनमेंट वर्ड आपने सुना होगा, एटोनमेंट, ये भी इसके सिनोनिम्स से यूज होता है, एटोनमेंट। आपने एक वर्ड और सुना होगा इंडेमनिटी, इंडेमनिटी, DEMENITY, इंडेमनिटी, इंडेमनिटी। और रिड्रेस करना, रिड्रेस भी, रिड्रेस, ये भी इसको कितने अच्छे अच्छे वर्ड से याद आते जा रहे हैं। एक और बहुत अच्छा वर्ड है, आपने अक्सर सुना होगा मुझे, रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन सुना है ना आपने, रिम्यूनरेशन क्या होता है स्पेलिंग, REMUN, यस, NEAERA, रिम्यूनरेशन। स्पेलिंग वाले क्वेश्चन मुझे बड़े कंफ्यूज कराते हैं। रिम्यूनरेशन जितना पढ़ोगे ना स्पेलिंग उतनी रिवाइज होगी, रीडिंग मस्ट है स्पेलिंग के लिए। हाँ, तो रिम्यूनरेशन, इंडेमनिटी, रिड्रेस, रीपेमेंट, एपोलॉजी, एटोनमेंट, ये सब इसके सिनोनिम्स है। क्लोज सिनोनिम्स के तौर पर आप ये वर्ड याद रख लो। इंडेमनिटी, ये एक अच्छा और नया वर्ड मिल गया आपको, इंडेमनिटी रेपरेशन के लिए। रेम्यूनरेशन, ये वर्ड अक्सर आपने सुना होगा, चलती बढ़ता वर्ड है ये, मीनिंग भले ही ना क्लियर हो, आप क्लियर हो गई होगी। तो रेम्यूनरेशन, रिड्रेस करना, रिड्रेस, रिड्रेस भी इसी के सिनोनिम में यूज होता है। और एटोनमेंट, एटोनमेंट। एपोलॉजी भी आप जानते हैं, ये भी क्लोज वर्ड्स है, लेकिन ये बहुत क्लोज भी है और वर्ड्स भी नए हैं, स्पेलिंग भी टफ है। तो फिर जो चीज आपके लिए थोड़ी सी भी टफ और लगे कि नहीं आती, भैया वही पेपर में आती है। एग्जाम में क्या आता है जो आपको नहीं आता, और दिल में क्या आता है जो जिंदगी में नहीं आता, और जो जिंदगी में आती है वो दिल में नहीं आती है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? चलिए अच्छा, चलिए चलिए आइए। आपके सामने 11वें नंबर पे मैंने लिखा है रीन इन, ये एक फ्रेज है, रीन इन, फ्रेज रीन इन। इसका मतलब है टू कंट्रोल समथिंग, या टू कंट्रोल मतलब से बचाना, से रोकने के सेंस में आता है, रिस्ट्रेन करना, लिमिटेड करना, तो कंट्रोल के सेंस में आएगा। रीन इन, जैसे सेंटेंस देखिए, द गवर्नमेंट मस्ट रीन इन, मस्ट है ना, रीन इन फ्रेज है जिसमें ये वर्ब है, ये प्रपोजिशन है, तो वर्ब और प्रपोजिशन मिल जाए तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज भी कहलाता है। प्रपोजिशनल फ्रेज, फ्रेजल वर्ब भी कह लेंगे इसको आप, क्योंकि इसमें वर्ब शामिल है। फ्रेजल वर्ब, चूंकि ये वर्ब है V1 है, इसलिए मस्ट के साथ सीधे सीधे यूज हुआ V1। तो स्टेटमेंट देखिए, द गवर्नमेंट मस्ट रीन इन राइजिंग प्राइसेस, सरकार को बहुत जरूरी है कि वो बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करे, कंट्रोल यानी कि रीनिंग करे, कंट्रोल करे, लिमिट करे उसको। तो ये हुआ 11। आइए नेक्स्ट, और अब आज की वोकैबुलरी का आखिरी वर्ड ले रहे हैं, इसके बाद हम लोग चलेंगे इसके रिवीजन पे और फिर चलेंगे एडिटोरियल लर्निंग पे। आइए आइए आइए, द वर्ड इज एक्सट्रीकेट, एक्सट्रीकेट, टू रिमूव, फ्री और फ्री हटाना, निकालना, समवन और समथिंग फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशन। कोई भी चीज हो, हम हो, आप हो या कुछ हो, वो किसी परेशानी में मुब्तला है या परेशानी से ग्रस्त है, तो उस परेशानी से निकालना, इसे एक्सट्रीकेट कहते हैं, एक्सट्रीकेट करना। अब यहाँ पर आपके सामने एग्जांपल है, यू शुड ट्राई टू एक्सट्रीकेट योरसेल्फ फ्रॉम वेस्टिंग टाइम, समय बर्बाद करने से अपने आप को निकाल ले जाओ। ये बहुत बुरी बात है, टाइम वेस्ट करोगे तो बाबू फिर सिलेक्शन कहां से होगा? जान लो, टाइम गया तो सिलेक्शन गया, और दुनिया गई, बिना सिलेक्शन कुछ नहीं मिलना है, कुछ भी नहीं। सारी कायनात ही सिलेक्शन में है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, सिलेक्शन हो तो दुनिया को बताओ। हाँ चलो, तो एक्सट्रीकेट क्लियर। आइए अब हम लोग चलते हैं, इसका एक टेस्ट करते हैं। आइए आइए आइए, तो फिर आइए हो जाए अब जबरदस्त टेस्ट। देखिए वोकैब में क्या सीखा आपने, अब जो सीखा है उसको मैंने आपके सामने मैचिंग की तरह रखा। इधर 1 2 3 4 5 6 7 करके मैंने मीनिंग्स लिखे हैं, और इधर ABCDEFG करके मैंने वर्ड्स लिखे हैं। अब जो आपने सीखा है ना, उसके हिसाब से वर्ड सामने है, मीनिंग सामने है,
चलिए मैचिंग कीजिए। मैं आपको 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं, मैच कीजिए। मैं एक बार पढ़ दूं। A rapid increase, compensation, to change direction, dispatch something, to control something, sudden start, to remove from a difficult situation. Words only or phrases: rein in, ship out, extricate, break out, escalation, pivot, reparation. मैं आपको अपनी घड़ी के हिसाब से 30 सेकंड्स का टाइम देता हूं। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। मैच करें, मैच करें। टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। 30 सेकंड्स पूरे हुए, 30 सेकंड्स पूरे। आइए देखें कितना बना पाया। अगर समय चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लिया हो, थोड़ा बैक जाकर पॉज कर लीजिए, बना लीजिए, मैच कर लीजिए, फिर आंसर देखिएगा मेरे। आइए मैं डिस्कस करता हूं। तो पहला है आपके सामने रैपिड इंक्रीज। अब रैपिड इंक्रीज के लिए कौन सा वर्ड लेंगे? रीन इन, शिप आउट, एक्सट्रिकेट, ब्रेक आउट, एस्केलेशन, पाइवट, रिपेरेशन। क्या आएगा, क्या आएगा? रैपिड इंक्रीज तेजी से बढ़ना है तो क्या होगा? एस्केलेशन। तो ऑप्शन नंबर 1 जाकर मैच होगा ई से। एस्केलेशन का मतलब रैपिड इंक्रीज। रैपिड इंक्रीज मींस एस्केलेशन। आइए नेक्स्ट, कंपेंसेशन। कंपेंसेशन याद आया? कहां पढ़ा था? क्या पढ़ेंगे? कंपेंसेशन, रीन इन, शिप आउट, एक्सट्रिकेट, ब्रेक आउट, एस्केलेशन, पाइवट, रिपेरेशन। क्या आएगा, क्या आएगा? कंपेंसेशन के लिए रेपरेशन। रेपरेशन यानी कंपेंसेशन। याद आया? पेमेंट करना, रिपेरेशन मुआवजा। आइए नेक्स्ट, टू चेंज डायरेक्शन, टू चेंज डायरेक्शन, टू चेंज डायरेक्शन। क्या लेंगे? ये दो वर्ड्स हट ही गए। रिपेरेशन हट गया, एस्केलेशन हट गया। अब आया टू चेंज डायरेक्शन। डायरेक्शन बदल जाना। रीन इन, नो। शिप आउट, नो। एक्सट्रिकेट, नो। ब्रेक आउट, नो। क्या? पाइवट। पाइवट अचानक से बदल जाना, रुख बदल जाना, रवैया बदल जाना, पाइवट। तो थर्ड वाले का ऑप्शन हो जाएगा एफ। 3 का हो जाएगा एफ। नेक्स्ट आइए, डिस्पैच समथिंग। डिस्पैच समथिंग, डिस्पैच समथिंग क्या लेंगे, क्या लेंगे? तो बड़ा सिंपल है, याद आ रहा होगा आपको। डिस्पैच समथिंग, शिप आउट। डिस्पैच समथिंग, शिप आउट। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट, टू कंट्रोल समथिंग। कंट्रोल करना, कंट्रोल करना, कंट्रोल। टू कंट्रोल समथिंग में क्या जाएगा? ये तो बाहर ही हो गए। अब बचा के एक्सट्रिकेट, ब्रेक आउट और रीन इन। तो टू कंट्रोल समथिंग, रीन इन। ऑप्शन है रीन इन। रीन इन यानी किस चीज को कंट्रोल करना। याद है एग्जाम्पल पढ़ा था, द गवर्नमेंट मस्ट रीन इन, मस्ट ट्राई टू रीन इन राइजिंग प्राइसेस या समथिंग। ऐसी कोई भी बात आप इसमें से बना सकते हैं। नेक्स्ट, सडन स्टार्ट। सडन स्टार्ट याद है? इसमें क्या पढ़ा था? बचा क्या आपके सामने? ब्रेकआउट। एक्सट्रिकेट तो क्या? सडन स्टार्ट कहां जाएगा? ब्रेकआउट। ब्रेकआउट यानी सडन स्टार्ट। याद आया? ब्रेकआउट के लोग ने 3 फेज पढ़े थे, सडन स्टार्ट, एक एस्केप और एक क्या पढ़ा था हम लोगों ने? वो स्किन प्रॉब्लम वाला पढ़ा था। स्किन प्रॉब्लम में भी ब्रेकआउट आता। तो ये हो गया आपके सामने ब्रेकआउट। फिर नेक्स्ट है टू रिमूव फ्रॉम अ, लास्ट बचा टू रिमूव फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन, एक्सट्रिकेट। ये वर्ड भी एकदम लास्ट में पढ़ा था। समझ आया? रिवाइज हुआ? याद हुआ या नहीं हुआ? दिस इज द वे टू लर्न एंड मेमोराइज द वर्ड्स दैट वी हैव लर्न। और अब ये सारे वर्ड्स जो आपने पढ़े हैं, अब हम जिस एडिटोरियल की तरफ मूव करने जा रहे हैं वहां पर ये वर्ड्स हार्ड वर्ड्स की तरह मिलेंगे। वहां फिर रिवीजन होगा, फिर रिवीजन। अब चलते हैं डिस्कशन ऑन एडिटोरियल। पैसेजेस का समझना कितना है जरूरी। आइए, स्वागत है आपका मेरी उस क्लास में। चलिए तो आइए भाई पैसेज का डिस्कशन करते हैं। ये रहा आपके सामने एडिटोरियल और अब इसको हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये पैसेज आपको क्या कह रहा है। पैसेज स्टार्ट होता है, डोनाल्ड ट्रम्प्स डिसीजन टू पोस्टपोन द अटैक्स ऑन ईरान्स पावर प्लांट्स 36 after issuing a 48-hour ultimatum to Tehran to reopen the Strait of Hormuz is the clearest sign yet that the war is not going according to his plan. तो सेंटेंस का मीनिंग क्या है पहले मैं वो आपके सामने कंप्लीट करूं। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के पावर प्लांट पर हमला डालने का जो फैसला है उसे लेकर तेहरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए 48 आवर्स का अल्टीमेटम देने के जो 36 आवर्स के बाद ये सबसे साफ संकेत दिखा रहा है कि ये वॉर उनके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है।
डोनाल्ड ट्रम्प का डिसीजन टू पोस्टपोन करने के लिए अटैक को पोस्टपोन करने के लिए ऑन ईरान के पावर प्लांट पर। तो डोनाल्ड ट्रम्प का डिसीजन ईरान के पावर प्लांट पर अटैक करने को पोस्टपोन करने के लिए 36 आवर्स आफ्टर इशूइंग अ 48 आवर्स अल्टीमेटम, 48 आवर्स अल्टीमेटम के इशू करने के 36 आवर्स के बाद भी टू तेहरान, जो तेहरान को अल्टीमेटम दिया था वो चीज टू रीओपन तक के स्टेट ऑफ हॉर्मोज को रीओपन कर दिया जाए, उसके बाद वो इस चीज को पोस्टपोन कर रहे हैं। इज द क्लियरेस्ट साइन, ये एकदम साफ साफ दिखाता है यट दैट द वॉर इज नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू हिज प्लान, कि ये जो वॉर चल रही है ना वो डोनाल्ड ट्रम्प के अनुसार नहीं चल रही है। इसका मतलब डोनाल्ड ट्रम्प ने इस सेंटेंस में बताया आपको कि डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के पावर प्लांट पर हमला टालने का फैसला कर लिया है। तेहरान को स्टेट ऑफ हॉर्मोज खोलने के लिए उन्होंने 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया था और उसके 36 आवर्स हो चुके हैं। ये बात साफ साफ बता रही है कि इस वॉर में उनके प्लान के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं चल रहा है। अब सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग और कीजिए। डोनाल्ड ट्रम्प्स डिसीजन, डोनाल्ड ट्रम्प्स, ये नाउन एपोस्ट्रोफियस नाउन बनता है। टू पोस्टपोन, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती, थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, फिफ्थ फॉर्म नहीं आ सकती और आईएनजी फॉर्म भी नहीं आ सकती। टू के साथ V1 होता है, ये फ्रेमिंग ठीक है, ये गलत हो जाए तो एरर हो जाएगा। ऑन ईरान्स पावर प्लांट, ईरान्स पावर प्लांट अपोस्ट्रोफियस है, ईरान का पावर प्लांट, कॉमा लेकर ये फ्रेज अलग से जोड़ा इन्होंने कॉम्प्लीमेंट की तरह। 36 आवर्स आफ्टर इशूइंग, बच्चों बहुत ध्यान दो, आफ्टर इज अ प्रेपोजिशन और किसी भी प्रेपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म। सर अभी तो आपने कहा था टू के साथ V1 आता है, टू भी तो प्रेपोजिशन है। जी हाँ, शाबाश, फौरन सामने आ गया, वाह कितनी अच्छी बात हुई। सुन लो बच्चों ध्यान से, दुनिया की जितनी प्रेपोजिशंस होती हैं इन, ऑन, बाय, विद, इन सब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है अगर इनके बाद आए, इन राइटिंग, बाय एडिंग। लेकिन प्रेपोजिशन टू जो है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू इज यूज्ड विद V1। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते। ओवर द पास्ट वीक, यानी कि पिछले एक हफ्ते में, ओवर द पास्ट वीक ट्रम्प हैज डिक्लेयर्ड विक्ट्री, ट्रम्प ने अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर दी। क्लेमिंग दैट, ये क्लेम करते हुए दैट की यूएस एंड इजरायली स्ट्राइक्स, के यूएस और जो इजरायली स्ट्राइक्स है हैड डिस्ट्रॉयड ईरान डिफेंस कैपेबिलिटीज, उसने ईरान की डिफेंस कैपेबिलिटीज को नष्ट कर दिया। क्या बकवास करते रहते हैं भैया ट्रम्प जी। हाँ, तो अब ये सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हुआ, अंडरस्टैंडिंग समझिए। ट्रम्प सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज के साथ यूज हुआ है, हैज जब भी आएगा उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हैज डिक्लेयर्ड। यहां पर डिक्लेयर्ड के अलावा और कोई फॉर्म नहीं हो सकती क्योंकि हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, वुड हैव, शुड हैव हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म लेते हैं। क्लेमिंग दैट, ये पार्टिसिपल क्लॉज हो जाता है। क्लेमिंग दैट, ये तो ट्रम्प ही इसका सब्जेक्ट है, इसी सब्जेक्ट के लिए ये क्लेमिंग का यूज हो रहा है। क्लेमिंग दैट, ये क्लेम करते हुए कि यूएस एंड इजराइल स्ट्राइक्स, यानी इन दोनों की जो स्ट्राइक्स है, हैड डिस्ट्रॉयड। अभी देखिए मैंने बताया था हैज, हैव, हैड सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहां देखिए हैड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, हैड डिस्ट्रॉयड ईरान्स डिफेंस कैपेबिलिटी। ठीक, आगे बढ़िए। यट फिर भी ईरान कॉन्टिन्यूज, ईरान मुतवातिर तरीके से जारी रखते हुए टू लॉन्च मिसाइल्स, ईरान जो है कंटिन्यू रखता है अपनी मिसाइल्स को लॉन्च रखता है किस पर, एट पर्शियन गल्फ कंट्रीज पर अपनी मिसाइल्स को जारी रखता है, लॉन्च करना बरकरार कॉन्टिन्यूज रखता है। एंड इजराइल, पर्शियन गल्फ कंट्रीज और इजराइल पर, वाइल मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर द स्टेट ऑफ हॉर्मोज, साथ साथ वो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पर अपना कंट्रोल भी मेंटेन करते हुए। फिर देखिए ये वही बात आ गई, मेंटेनिंग, वाइल मेंटेनिंग, जैसे यहाँ क्लेमिंग था वाइल मेंटेनिंग, ये फ्रेजल पार्टिसिपल क्लॉज कहलाता है, ये पार्टिसिपल क्लॉज। इसका सब्जेक्ट यहाँ पर ईरान है, ईरान मेंटेन करते हुए कंट्रोल ओवर द स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स, विच प्रिवेंट्स, जो कि प्रिवेंट करता है, विच प्रिवेंट्स ट्रम्प, जो ट्रम्प को रोकता है फ्रॉम एक्सट्रिकेटिंग हिमसेल्फ। अभी एक्सट्रिकेट वाला वर्ड पढ़ के आए थे, एक्सट्रिकेट पढ़ा था अभी भैया, हम बता चुके हैं एक्सट्रिकेट का मतलब क्या होता है। अब वो बताइए आप। एक्सक्यूज मी भैया, ओहो खांसी आने लगती है। कॉफी पियेंगे बच्चों आप लोग? हैव अ कप ऑफ कॉफी। चलिए आप पढ़िए, कॉफी पीजिएगा। हाँ, एक्सट्रिकेट का मीनिंग भैया आप जानिए, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी पे छोड़ा मैंने। एक्सट्रिकेट का मीनिंग क्या होगा? टू रिमूव फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशन,
या सडन स्टार्ट, या टू कंट्रोल समथिंग, या डिस्पैच समथिंग, या टू चेंज डायरेक्शन। ठीक है, चलो। ट्रम्प फ्रॉम एस्केपिंग हिमसेल्फ, उससे अपने आप को बाहर कर रहा है, रोक रहा है उससे अपने आप को, समझ में आया? प्रिवेंट ट्रम्प फ्रॉम। और देखो अभी बताया था फ्रॉम के साथ, अभी देखो बताया सारी प्रीपोजिशन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगी, सारी प्रीपोजिशन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेंगी। तो फ्रॉम के बाद एक्सट्रिकेटिंग, अब यहाँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही एक्सट्रिकेटिंग, यहाँ V1 कर दोगे तो गलत हो जाएगा। हिमसेल्फ फ्रॉम अ कॉन्फ्लिक्ट हुज इकोनॉमिक कॉस्ट आर माउंटिंग ग्लोबली। तो पूरे स्टेटमेंट का मतलब ये हो जाएगा, यट फिर भी ईरान कंटिन्यूज टू लॉन्च मिसाइल्स पर्शियन गल्फ कंट्रीज, ईरान जो है वो लगातार पर्शियन देशों पर, कंट्रीज पर, इजराइल पर अपनी मिसाइलें बराबर दागे पड़ा है, और जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है उस पर कंट्रोल बनाए हुए है, जिससे ट्रम्प साहब जो है ना, ये ट्रम्प मियां जो है ना, इस कन्फ्लिक्ट से खुद को एक्सट्रिकेट नहीं कर पा रहे हैं, बचा नहीं पा रहे हैं, जबकि इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट जो है वो दुनिया भर में क्या हो रही है, आर माउंटिंग। माउंट मतलब क्या होता है, चढ़ना ना, तो बढ़ रही है ग्लोबली, माउंटिंग ग्लोबली। आइए आगे बढ़े। सिंस द वॉर बिगेन ऑन February 28, जब से वॉर शुरू हुई 28 फरवरी से, जब से वॉर स्टार्ट हुई है, सिंस द वॉर बिगेन ऑन February 28, ईरान हैज लार्जली इग्नोर्ड ट्रम्प्स थ्रेट्स, ईरान ने बड़े पैमाने पर ट्रम्प के जो धमकियां रही उन्हें इग्नोर किया है, रिस्पॉन्डिंग टू एस्केलेशन विद काउंटर एस्केलेशन। और उन्होंने यही बोला कि आप एस्केलेट करोगे तो भैया हम भी एस्केलेट करेंगे। अब एस्केलेशन का मतलब याद आया, ठीक है? तो एस्केलेट करने के लिए वो भी तैयार है। तो 28 फरवरी से जब से वॉर शुरू हुई है, ईरान ने ट्रम्प के थ्रेट्स को ज्यादातर इग्नोर ही किया है, और एस्केलेशन का जवाब काउंटर एस्केलेशन से दिया है। When the US bombed Kharg Island, जब यूएस ने खार्ग आइलैंड पर बॉम्ब मारा, ईरान स्ट्रक अमेरिकन बेसेस इन द रीजन, तो ईरान ने भी अमेरिकन बेसेस पर जो उस रीजन में थे उन पर हमला बोला, बॉम्बिंग उन्होंने भी की। ईरान ने रीजन में अमेरिका पर बेस पर भी हमले किए। When, अब यहाँ पर अच्छा स्टेटमेंट समझाते हैं। When the US bombed, यूएस के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई कर, फिर ईरान स्ट्रक, स्ट्रक क्या है जानते हो, स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है स्ट्राइक, सेकंड फॉर्म स्ट्रक, थर्ड फॉर्म स्ट्रक, आईएनजी में स्ट्राइकिंग, तो स्ट्राइक। अब चूंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां भी आई है पास्ट टेंस, तो यहां पर भी बात हो रही है पास्ट टेंस। जब ईरान ने बॉम्ब खर्ग आइलैंड पे मारे, तो ईरान ने भी अमेरिकन बेसिस पे बॉम्ब मारे। ये जानते हैं क्या है, ये है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। या आप हमारे साथ ग्रामर की क्लास में भी पढ़ेंगे कि जब पहला वाला क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो उसके बाद वाला क्लॉज भी पास्ट टेंस में बनाया जाता है, या तो फ्यूचर टेंस से बनाया जाता है, वरना उसे वुड करते हैं। तो ये बात आपके सामने जो रखी है वो ये, व्हेन द यूएस बॉम्ब खर्ग आइलैंड, ईरान स्ट्रक अमेरिकन बेसिस इन द रीजन। आइए आगे बढ़ें। व्हेन इजराइल टारगेटेड साउथ पर्स, जब इजराइल ने साउथ पर्स को टारगेट किया, ईरान हिट एनर्जी फैसिलिटीज अक्रॉस कतर, तो ईरान ने भी एनर्जी फैसिलिटीज को भी हिट किया, जैसे कि अक्रॉस कतर, यूएई, सऊदी अरब, कुवैत और इजराइल। ये बात देखो बिल्कुल वैसे ही कंडीशनल स्टेटमेंट हुआ, व्हेन इजराइल टारगेटेड, इजराइल के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, साउथ पर्स, ईरान हिट, ईरान के साथ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म। रुको, मैं आपको इसके लिए जबरदस्त एक, मैंने पूरे नोट्स बनाए, मैं दिखाता हूं। वेट, देखो, ये पूरी फ्रेमिंग याद रखने के लिए मैं तुम्हारे सामने एक बहुत जबरदस्त कंडीशनल स्टेटमेंट की फ्रेमिंग रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। आ जाओ, ये लीजिए भैया, ये अब आप इसे एक बार जरा ध्यान से देख लीजिए। कंडीशनल स्टेटमेंट्स की पूरी फ्रेमिंग मैंने आपके सामने रखी है। अब इन फ्रेमिंग को समझिए। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट्स वो होते हैं कि जब एक कंडीशन से बात की जाए, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, जब ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। अब इसके मैंने आपके सामने 5 एग्जांपल्स रखे, सुनिए इसको अच्छे से मेरे से। अब ये क्या है आइए बताता हूं। व्हेन इजराइल टारगेटेड साउथ पर्स, ईरान हिट एनर्जी फैसिलिटीज, जब इजराइल ने साउथ पर्स पर को टारगेट किया तो ईरान ने भी एनर्जी फैसिलिटीज पर हमला किया। अब यहां पर बात सुनिए, बात यह है अगर आप कंडीशनल स्टेटमेंट जो व्हेन और इफ से स्टार्ट होती है, अगर उसका पहला क्लॉज आपने पास्ट इंडेफिनिट लिया, सब्जेक्ट प्लस V2, तो उसका बाद वाला ये वाला क्लॉज, बाद वाला क्लॉज भी पास्ट इंडेफिनिट पर होगा, सब्जेक्ट प्लस V2। ये एग्जांपल ऐसे हो गया, व्हेन यू कॉल्ड मी आई हेल्प्ड यू, जब तुमने मेरी मदद की मैंने तुम्हें, जब तुमने मुझे बुलाया, व्हेन यू कॉल्ड मी आई हेल्प्ड यू। दूसरी कंडीशन सुनो, दूसरा क्वेश्चन इसी पर दूसरा बनाया मैंने, व्हेन इजराइल टारगेट साउथ पर्स, ईरान हिट्स एनर्जी फैसिलिटीज। अब यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने क्या किया, यहां टारगेट्स किया है और यहां हिट्स किया है, यानी कि जब कंडीशनल स्टेटमेंट में व्हेन और इफ को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से जोड़ते हैं
यानी सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, तो उसका अगला क्लॉज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। इसका मीनिंग होता है जब इजराइल साउथ पर्स पे टारगेट करता है तो ईरान एनर्जी फैसिलिटीज पे हमला करता है। व्हेन यू कॉल मी आई हेल्प यू, जब तुम मुझे कॉल करते हो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। स्टेटमेंट नंबर 3 आओ, व्हेन इजराइल टारगेट साउथ पर्स ईरान विल हिट एनर्जी फैसिलिटीज। अब देखो यहां पर मैंने क्या चेंज किया, यहां इजराइल टारगेट्स प्रेजेंट टेंस ही रखा है, लेकिन यहां मैंने ईरान विल हिट किया है। अब फिर सुनिए, ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट, व्हेन और इफ से कंडीशनल स्टेटमेंट स्टार्ट हो और उसका पहला क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट हो यानी सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 हो तो क्या होता है, तो उसका अगला क्लॉज जो होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में भी हो सकता है। ये ऑफलाइन वाले क्लास के बच्चों ने मेरे साथ पढ़ा होगा, आगे भी बैचेस हमारे साथ इसको पढ़ेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको ये डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं सॉल्यूशन के साथ, एग्जांपल के साथ। तो अब ये एग्जांपल हो गया, व्हेन यू कॉल मी आई विल हेल्प यू, जब या अगर तुम मुझे कॉल करोगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस स्टेटमेंट को देखो, व्हेन इजराइल टारगेट साउथ पर्स, जब इजराइल साउथ पर्स को टारगेट करेगा ईरान विल हिट एनर्जी फैसिलिटीज, ईरान एनर्जी फैसिलिटीज पर हमला करेगा। अब आप कहो सर आपने यहां पर विल का मीनिंग पढ़ा है लेकिन यहां विल लिखा तो नहीं है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट का एक रूल होता है कि जिसमें व्हेन और इफ और अनलेस और अनटिल आए उस वाले क्लॉज पर कभी भी विल नहीं आता, कैन नहीं आता, मे नहीं आता, शैल नहीं आता। ये बात विल और शैल और कैन और कुड और मे और माइट व्हेन से और इफ से कंडीशनल में जुड़े हुए क्लॉज के साथ नहीं लिखी जाती, इसको आगे लिखा जाता है। लेकिन पढ़ने में यहां भी पढ़ा जाता है लेकिन लिखा सिर्फ यहां जाता है। इसलिए अगर मैं स्टेटमेंट लिख दूं व्हेन इजराइल विल टारगेट तो गलत हो जाएगा, व्हेन वाली फ्रेमिंग में विल नहीं आएगा, इफ वाली फ्रेमिंग में विल नहीं आएगा, एज सुन एज कंडीशनल स्टेटमेंट है उसमें विल और शैल नहीं आएगा। बाय द वे यहाँ एग्जाम्पल आया तो मैंने डिटेल में समझाया, ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, आप हमारी साथ ग्रामर की क्लास में भी इसे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल आइए। अब जरा फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, व्हेन इजराइल टारगेटेड साउथ पर्स ईरान वुड हिट। अब देखो यहां वुड हिट हो गया। अब सोचो जरा वुड हिट क्यों हुआ। अब इसका वुड हिट होने का रीजन यह है कि जब कंडीशनल स्टेटमेंट व्हेन या इफ पहला क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में ले, आप कहें सर ये तो अभी यहां पर भी लिया था, पहला क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में ही तो था। हाँ, सुन लो। अब अगर पहला क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में ले तो आप पढ़ चुके हो, यहां फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में पढ़ चुके हो कि अगला वाला क्लॉज भी पास्ट इंडेफिनिट में होगा। अब उसके आगे की कंडीशन सुनो कि अगर व्हेन और इफ यानी कंडीशनल वाला क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में हो जैसा कि है, तो उसका नेक्स्ट वाला क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में हो जाता है। फ्यूचर जैसे ये था, जैसे ये विल और शैल। फिर यहां वुड क्यों हुआ, तो यहां वुड मारे भैया इसलिए हुआ क्योंकि जब पास्ट के साथ फ्यूचर जुड़ता है तो विल का वुड बना देता है, यहां वुड इसलिए हो गया। अब लास्ट कंडीशन सुनो, कंडीशन स्टेटमेंट की लास्ट कंडीशन सुनो, वो ये है व्हेन इजराइल हैड टारगेटेड ईडी फॉर्म, व्हेन इजराइल हैड टारगेटेड साउथ पर्स ईरान वुड हैव हिट एनर्जी फैसिलिटी। जब इजराइल साउथ पर्स के को टारगेट कर चुका था तो ईरान भी उसके एनर्जी फैसिलिटीज पर हमला कर चुका होगा। ये वाली बात आ जाती है, यानी कि ये फ्रेमिंग हो जाती है व्हेन और इफ वाली फ्रेमिंग का क्लॉज अगर पास्ट परफेक्ट से जुड़े। पास्ट परफेक्ट होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, अभी पढ़ा था ना हम लोगों ने, हैड के साथ V3 आता है, तो उसका अगला वाला क्लॉज फ्यूचर परफेक्ट में बन जाता है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। यानी कि जब जैसे एग्जाम्पल में तुम्हें वर्बली दूं, व्हेन यू हैड कॉल्ड मी, अगर तुम मुझे कॉल कर दिए होते, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैं तुम्हारी मदद कर दिया होता। ऐसा ही एग्जाम्पल है व्हेन इजराइल हैड टारगेटेड साउथ पर्स, अगर इजराइल साउथ पर्स पर हमला कर दिया होता तो ईरान वुड हैव हिट एनर्जी फैसिलिटी, तो ईरान एनर्जी फैसिलिटीज पर हमला कर चुका होता। पूरी कंडीशनल स्टेटमेंट मैंने तुम्हारे सामने बता दी भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है कंडीशनल स्टेटमेंट, इसके बिना क्वेश्चंस बहुत आते हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो आगे आ जाओ। अब हम लोग अपने टॉपिक पर मूव करते हैं, एडिटोरियल पर आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक बात समझ में आ गई। व्हेन इजराइल
targeted southwards. Iran hit energy facilities across Qatar, UAE, Saudi Arabia. आगे बढ़िए. After the Natanz nuclear facility was struck, after जब नताज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर जब हमला हुआ उसके बाद तेहरान टारगेटेड, तेहरान ने भी टारगेट किया डिमोना द इजरायली टाउन, इजराइल का वो टाउन होस्टिंग इट्स न्यूक्लियर फैसिलिटी, जो अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी के लिए जाना जाता है. तो जब इन्होंने हमला किया तो भैया ईरान का है चुप बैठे, कूटे पड़ा हुआ है, सूते पड़ा हुआ है, फादरलैंड को सूत दिया है रख के उसने. तो तेहरान टारगेटेड डिमोना द इजरायली टाउन होस्टिंग इट्स न्यूक्लियर फैसिलिटी. व्हेन ट्रम्प थ्रेटेंड स्ट्राइक्स और ईरान पावर प्लांट, जब ट्रंप ने स्ट्राइक से धमकाया ईरान के पावर प्लांट पे, तेहरान वार्नड ऑफ अटैक, तो ईरान ने भी धमकाया वार्नड ऑफ अटैक्स ऑन गल्फ पे हमला करेंगे बेटा, एंड इजरायली एनर्जी एसेट्स, और इजरायली एनर्जी एसेट्स पर भी, एंड द यूएस फाइनेंशियल इंटरेस्ट फोर्सिंग हिम टू मेक अ यू टर्न. तो फिर जो यूएस का फाइनेंशियल इंटरेस्ट था उसने उन्हें मजबूर कर दिया कि भैया ऐसा है, इनसे ना भिड़ो, थोड़ा सा और अपने आप को पैसिफाई कर दो. तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि जब इसराइल ने, कुल मिलाकर ट्रंप जब इन्होंने धमकाया तो सीधे फिर इनके अकॉर्डिंग नहीं रही, बदल गई. ठीक, आगे बढ़िए. बिफोर द वॉर बिगिन, आइए आगे नेक्स्ट. बिफोर द वॉर बिगिन, वॉर शुरू होने से पहले, द यूएस एंड इजराइल हैड सेट एम्बिशियस ऑब्जेक्टिव्स. वॉर शुरू नहीं हुई थी उससे पहले ही इजराइल ने और यूएस ने अपने हैड सेट एम्बिशियस ऑब्जेक्टिव्स, उन्होंने अपने इरादे तय कर लिए थे, पूरा प्लान बना लिए रहे. क्या प्लान बना लिए रहे? फोर्स तेहरान टू शट डाउन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, कि वो तेहरान को फोर्स करेंगे कि वो टू के प्लस 7 V1 शट डाउन कर ले अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को, एंड शिप आउट कर ले द हाई शिप आउट. कल अभी शिप आउट पढ़ा था ना लोगों ने, शिप आउट का क्या मतलब था, अब आप बताइए क्या मतलब था. शिप आउट का क्या सेंस लेंगे? शिप आउट करना मतलब डिस्पैच करना, निकल लेना. शिप आउट द हाईली एनरिच्ड यूरेनियम, कि उनसे हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को शिप आउट कर लेंगे. कट ऑफ ईरान सपोर्ट, और ईरान का जो सपोर्ट है फॉर नॉन स्टेट मिलिटियाज से, वो भी उसको भी क्या कर देंगे, कट ऑफ कर देंगे इन वेस्ट एशिया. एंड डिसमेंटल मतलब टुकड़े में करना, तोड़ देना. जैसे आप कोई चीज डिसमेंटल कर लें, मतलब उसके आपने टुकड़े निकाल दिए. ठीक, इट्स मिसाइल कैपेबिलिटी, यानी मिसाइल कैपेबिलिटी को क्या कर देंगे, डिसमेंटल कर देंगे. मतलब ये इनके इरादे थे. तो कुल मिलाकर यहाँ पर बात ये हुई कि वॉर शुरू होने से पहले यूएस और इजराइल ने अपने एम्बिशियस ऑब्जेक्टिव्स तय किए थे. उन्होंने ये प्लान किया था कि तेहरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करने और उन्हें हाईली एनरिच्ड यूरेनियम बाहर भेजने के लिए मजबूर कर देंगे, और वेस्ट एशिया में जो उनके नॉन स्टेट मिलिट्रीज हैं उनको भी ईरान का सपोर्ट खत्म करना होगा, और उसकी मिसाइल कैपेबिलिटी को भी डिसमेंटल करना है. ये सारी चीजें उन्होंने प्लान बना के रखी थी, जो खुद ही धराशायी हो गए. आइए आगे बढ़े. नेक्स्ट, 25 डेज लेटर, 25 दिन बाद, वन ऑफ ट्रम्प्स की प्रायोरिटीज, ट्रम्प की प्रायोरिटीज में से एक इज टू ओपन, वो ये है, इज टू ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विच वॉज क्लोज ओनली आफ्टर द वॉर ब्रेक आउट. तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि 25 दिन बाद ट्रम्प की एक जो बहुत अहम जो प्रायोरिटी थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसको खोलना है, जो वॉर शुरू होने के बाद बंद हुआ है, अभी तक चल रहा है वो. तो ये उनके लिए एक बहुत जरूरी मुद्दा है कि इस पर वो काम कर पाए, अगर कर पाए तो. आइए, ही डज नॉट हैव इजी ऑप्शंस टू डू सो, उनके पास इसको करने के बड़े सरल आसान डज नॉट हैव, देखो डज नॉट हैव है. अब ध्यान रखना भैया, ये बात पेपर में बड़ी आती है. जहां कहीं भी आपको डू या डू नॉट हो, जहां कहीं भी आपको डज या डज नॉट हो, जहां कहीं भी आपको डिड या डिड नॉट हो, उसके साथ V1 आता है, V1, ये याद रखिएगा. इसीलिए यहां हैव आया, हैड नहीं हो सकता है. डज नॉट, हैड का फ्रेमिंग नहीं हो सकता है. तो ही डज नॉट हैव एनी इजी ऑप्शंस टू डू सो. सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा आपको, मुझे खांसी है एक्चुअली. तो चलिए, अच्छा थोड़ा सा मैं सरल बोलता हूँ. ही डज नॉट हैव इजी ऑप्शंस टू डू सो. ही हैज टू ईदर टॉक टू तेहरान, तो उनके पास इसे करना बड़ा आसान तरीके से पॉसिबल नहीं है. ही हैज टू, उन्हें या तो फिर इधर टॉक टू तेहरान, या तो उन्हें तेहरान से बात करनी है एंड मेक अ डील, और एक डील करनी है, या ऑथोराइज अ ग्राउंड, या तो फिर ग्राउंड ऑथोराइज करना है, ऑपरेशन ग्राउंड ऑथोराइज करनी है. रिपोर्ट्स सजेस्ट, रिपोर्ट ये बताती है कि यूएस हैज ऑलरेडी डिस्पैच्ड थाउजेंड्स ऑफ मैरीन्स, और रिपोर्ट बताइए कि यूएस ने पहले से ही क्या किया है, थाउजेंड्स ऑफ मैरीन्स रवाना कर दी.
Yet Trump's U-turn on strike of power plants indicates that he may be seriously reviewing talks. Yet Trump's U-turn, फिर भी जो ट्रम्प का U-turn है on power plants indicates that he may be seriously overweighing talks. फिर भी जो पावर प्लांट पर हमलों को लेकर ट्रम्प का U-turn है, U-turn on strikes on power plants, तो हम लोग को लेकर जो ट्रम्प का U-turn है ये इंडिकेट करता है, ये संकेत देता है कि वो सीरियसली टॉक पर विचार कर रहे हैं. ईरान हैज डिसमिस्ड ट्रम्प्स क्लेम्स. ईरान ने ट्रम्प के क्लेम को डिसमिस कर दिया. हैज के साथ V3, फिर देखो हैज के साथ V3. क्लेम्स दैट नेगोशिएशंस आर अंडरवे. यानी कि ईरान ने ये ट्रम्प के इस दावे को सीधा डिसमिस कर दिया कि नेगोशिएशन चल रही है. ये कह रहे नेगोशिएशन चल रही है, लेकिन ईरान ने कहा वहां चलिए जाइए, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ मिसाइलें चल रही हैं. हाँ भैया आगे. बट प्रेसिडेंट मसूद Pezeshkian has outlined conditions for ending the war, guarantees against future aggression, reparations for infrastructure damage, and recognition of Iran's legitimate rights. प्रेसिडेंट मसूद पेजेशियन ने इन बातों को आउटलाइन किया, इन कंडीशंस को, फॉर एंडिंग द वॉर. वॉर को एंड करने के लिए उन्होंने अपनी बातें पॉइंट आउट की. उन्होंने अपनी तरफ से क्या बताया, वो क्या बताया, वो ये कि फ्यूचर एग्रेशन के खिलाफ गारंटी दी जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज के लिए रेपरेशंस हो. रेपरेशंस अभी लोगों ने पढ़ा था, याद आया वोकैबुलरी में, रेपरेशंस यानी कंपेंसेशन. ठीक, तो रेपरेशंस दिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज के लिए रेपरेशंस हो, और ईरान के लेजिटिमेट राइट्स की रिकॉग्निशन हो. इतनी चीजें होनी चाहिए तब जाकर एक लेजिटिमेट राइट्स पर हो, रेपरेशंस हो जितने नुकसान हुए हैं, और गारंटी हो कि फ्यूचर एग्रेशन के खिलाफ के आगे से नहीं होना है. Trump, whose administration has already eased some sanctions on Iran's oil, could be looking for a deal and Tehran could reciprocate if common ground is found. अब यहां पर क्या हुआ, ट्रम्प जिनका खुद का एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान के ऑयल पर कुछ सैंक्शंस पहले से कम कर दिए हैं, और वो शायद इस डील की तलाश में है. शायद वो ये चीज और कुड बी लुकिंग फॉर अ डील, वो इस डील शायद कुड बी लुकिंग. अब यहां पर एक बात पॉइंट बताते हैं आपको, कुड बी लुकिंग आया है. कुड बी लुकिंग का यूज तब होता है जब वो बात शायद के सेंस में हो, शायद ऐसा हो, शायद कुड बी लुकिंग फॉर, शायद वो इस डील को देख रहे हो. वरना कुड बी के साथ थर्ड फॉर्म आती है, वो पैसिव होता है. कुड बी के साथ थर्ड फॉर्म आती है, पैसिव होता है, और कुड के साथ V1 आता है, एक्टिव होता है. लेकिन कुड बी के साथ ING फॉर्म आती है तो वो शायद का सेंस देता है, शायद वो ऐसी उम्मीद रख रहे हो. तो कुड बी डीलिंग फॉर, कुड बी लुकिंग फॉर अ डील एंड तेहरान कुड रेसिप्रोकेट, और तेहरान मुमकिन है कि इसका जवाबी, रेसिप्रोकेट का मतलब समझते हैं, रेसिप्रोकेट, द वर्ड इज रेसिप्रोकेट. रेसिप्रोकेट का मतलब होता है जवाबी कार्यवाही, कि अगर आपने हमला किया तो फिर हम भी हमला करेंगे. तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि ट्रम्प जिनके एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान के ऑयल पर कुछ सैंक्शंस पहले से ही कम कर दिए हैं, वो शायद इस डील की तलाश में है कि अगर कुछ कॉमन ग्राउंड्स मिल जाएं तो तेहरान भी रेसिप्रोकेट कर सकता है. बट फॉर एनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, लेकिन किसी भी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू प्रोग्रेस, जिससे प्रोग्रेस हो, ट्रम्प मस्ट फर्स्ट रीन इन हिज एलाई इजराइल. रीन इन पढ़ा था, रीन इन याद आ रहा है, रीन इन क्या करना पड़ेगा. तो बट फॉर एनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू प्रोग्रेस, ट्रम्प मस्ट फर्स्ट रीन इन हिज एलाई इजराइल which continues to pound Iran and Lebanon like a अनहिंज्ड बुली. अनहिंज्ड बुली को समझते हो, खुला बैल. आसान लफ्ज़ में बता दे, अनहिंज्ड बुली बड़ा अच्छा है, बहरहाल ये रह गया, मैं बता नहीं पाया. चलो आप सुन लो, अनहिंज्ड का मतलब होता है खुला बैल. अभी कहते हैं ना एकदम बंगराया हुआ बैल, तो वह कहलाता है अनहिंज्ड बुली. देख, तो अब इसके लिए पूरे सेंटेंस का मीनिंग मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ. बट फॉर एनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू प्रोग्रेस, लेकिन किसी भी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के लिए आगे बढ़ने के लिए ट्रम्प मस्ट फर्स्ट रीन इन हिज एलाई इजराइल. ट्रम्प को पहले अपने एलाई, अपने दोस्त इजराइल को रीन इन करना होगा, यानी काबू करना होगा, रोकना होगा. और जो ईरान और लेबनान पर अनहिंज्ड बुली की तरह लगातार हमले कर रहे हैं ये दोनों मिलके. टू पाउंड मतलब हमला कर देना, ठीक है. टू पाउंड ईरान एंड लेबनान लाइक एन अनहिंज्ड बुली. उसके बाद लास्ट टू स्टेटमेंट्स, द मिलिट्री पाथ दैट ही हैज एम्ब्रेस्ड इज शोइंग क्लियर लिमिट्स. जो मिलिट्री पाथ है वो ये साफ दिखा रहा है कि वो उनकी क्लियर लिमिट्स को दिखा रहा है. यानी जिस मिलिट्री पाथ को उन्होंने अपनाया है, अपनाया मतलब एम्ब्रेस मतलब अपने अंदर उतार लिया है, इसके साथ V3, इसका मतलब होता है अपने अंदर उतार लेना.
एम्ब्रेस मतलब अपने अंदर समा लेना, ठीक है, जिस पर काम करना। तो जिस मिलिट्री पाथ को उन्होंने अपनाया है वो अब अपनी लिमिट्स दिखा रहा है, इज शोइंग क्लियर लिमिट्स। द लीस्ट डैमेजिंग वे आउट फॉर ट्रम्प, ट्रम्प के लिए अब जो सबसे कम नुकसान वाला रास्ता दिख रहा है, द लीस्ट डैमेजिंग वे आउट फॉर ट्रम्प इज टू स्ट्राइक अ डील विद ईरान एंड गेट आउट ऑफ द वॉर, कि वो ईरान के साथ डील करें और इस वॉर से बाहर निकल जाए। तो इस तरह से मैंने आपके सामने सेंटेंस टू सेंटेंस तोड़ के जिस हद तक ग्रामर हुई बताया, और अब मैं इसके लास्ट स्टेप चलता हूं इसी पूरे एडिटोरियल में आए हुए सेंटेंसेस की कॉमन एरर सीरीज को बनाकर उनके क्वेश्चंस आपके सामने रखते हुए उन्हें डिटेल में डिस्कस करता हूं, और इस तरह से एडिटोरियल का डिस्कशन कंप्लीट होगा। चलिए अब चलते हैं कॉमन एरर्स क्वेश्चन डिस्कशन पर। चलो भैया अब बात करते हैं कॉमन एरर्स क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा है, आप इसे एक बार पढ़िए, और इसमें मल्टीपल एरर्स भी हो सकती हैं या नो एरर भी। तो अब आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए क्या एरर है। Donald Trump's decision to postpone attacks on Iran's power plant 36 hours after issue of 48-hour ultimatum to Tehran to reopen the Strait of Hormuz are the clearest sign yet that the war is not going according to his plan. मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड्स दे रहा हूं। समय समाप्त हुआ। आइए अब इस क्वेश्चन के करेक्शंस को गौर करते हैं, क्या आपने क्या क्या गौर किया। डोनाल्ड ट्रम्प्स डिसीजन, डोनाल्ड ट्रम्प्स अपोस्ट्रोफी एस नाउन, ओके ठीक है। टू पोस्टपोन्ड, गड़बड़ हो गया। अभी हम लोगों ने पढ़ा था टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आ ही नहीं सकती। तो एक एरर ये हुई कि टू के साथ V1 आएगा, ये पेपर में बहुत पूछे जाने वाली एरर है। आगे बढ़िए। तो डोनाल्ड ट्रम्प्स डिसीजन टू पोस्टपोन अटैक्स ऑन ईरान्स पावर प्लांट अपोस्ट्रोफी एस, ओके। 36 आवर्स, 36 है तो आवर्स होना चाहिए, ठीक है, प्लूरल है। आफ्टर इशू, लीजिए आफ्टर इशू, प्रेपोजिशन के बाद फिर से वर्ब आ गया, और प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आता है तो किसमें होता है, आईएनजी। अभी पढ़ा था हम लोगों ने, आफ्टर के बाद आईएनजी फॉर्म चाहिए, तो करेक्शन होगा आफ्टर इशूइंग। यानी दो एरर मिली, ए में भी एरर है और बी में भी एरर है, आफ्टर इशूइंग अ 48 आवर अल्टीमेटम। अच्छा ठहरो, अभी मैंने बताया 36 है, इस वजह से आवर्स लिखा है। अब यहाँ 48 है तो यहाँ आवर्स क्यों नहीं लिखा है, ये भी पेपर की एरर है। अगर यहाँ आवर्स में एस नहीं लिखोगे तो एरर होगी, और अगर यहाँ आवर में एस लिख दोगे तो एरर होगी। रीजन है मेरे भैया, ये आर्टिकल आ रहा है अल्टीमेटम के लिए, और अल्टीमेटम इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले या नाउन से पहले अगर कोई और नाउन आ जाता है तो उस नाउन को सिंगुलर होना पड़ता है। ये लैंग्वेज का रूल है, आप हमारे साथ ग्रामर की क्लास नाउन के चैप्टर में पढ़ेंगे ये। इसका फिलहाल एक छोटा सा और बहुत सिंपल सा एग्जांपल देते जो आप जानते हैं। 5 स्टार्स कर दे 5 की वजह से, 5 स्टार्स होटल्स। अब 5 स्टार एक रखें तो होटल तो हो जाएगा, होटल एक है तो आ होटल। अब होटल कैसा है, 5 स्टार्स होटल। अब बताओ आप क्या बोलते हो, 5 स्टार्स होटल या 5 स्टार होटल? 5 स्टार होटल, क्योंकि 5 स्टार में अब एस नहीं लेगा, क्योंकि होटल नाउन है और नाउन से पहले आया हुआ नाउन एडजेक्टिव बन जाता है, और इसके साथ फिर एस यूज नहीं होगा। अगर यहां पर होटल नहीं होता तो 5 स्टार्स होता। चूंकि यहां अल्टीमेटम है इसलिए 48 आवर में एस नहीं आया। चूंकि यहां 36 आवर्स के बाद में नाउन नहीं है तो ये 36 की वजह से पूरा आवर्स लिखा गया। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब आगे आइए। अल्टीमेटम टू तेहरान टू रीओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज आर द क्लियर साइन। आर, अरे भैया यहाँ आर आ रहा है, जरा बताओ तो इस आर का सब्जेक्ट कहाँ है? तो अब सुनिए, सेंटेंस की फ्रेमिंग जब नाउन से शुरू होती है और वो कोई प्रेपोजिशन से जुड़ जाए और फिर वो किसी नाउन से जुड़ जाए और वो फिर किसी प्रेपोजिशन से जुड़ जाए और वो फिर किसी नाउन से जुड़ जाए, अरे भैया कब तक ये सीरीज चलेगी? तो ये सीरीज जितनी भी चले आगे जाके एक वर्ब तो आता है, और ये जो वर्ब आता है
ये पहले वाले नाउन को पहचानता है। अगर ये पहला वाला नाउन सिंगुलर है तो इसका वर्ब सिंगुलर होता है, और अगर इसका पहला वाला नाउन प्लूरल है तो इसका पहला वर्ब प्लूरल होता है। इस अब आइए, ये आर का सब्जेक्ट कहाँ है? सेंटेंस शुरू हुआ, डोनाल्ड ट्रम्प्स डिसीजन टू, पहला प्रपोजिशन, पोस्टपोन टू पोस्टपोन डिसीजंस, ये इन्फिनेटिव हो गया। अटैक्स, अटैक्स ये वर्ब आ गया, यानी इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? डोनाल्ड ट्रम्प्स डिसीजन। ऑन ईरान पावर प्लांट हो गया। 36 आफ्टर issuing 48 hours ultimatum to Tehran to reopen the Strait of Hormuz are the clear sign। तो अब ये जो are the clear sign है, ये किसकी तरफ जा रहा है? इस डिसीजन की तरफ जा रहा है, और डिसीजन चूंकि सिंगुलर है इसलिए आर नहीं होएगा, आर की जगह क्या होएगा? इज। तो आने वाला जो वर्ब है वो पहले वाले के। अब आप कहोगे सर इतना लेंदी सेंटेंस है, ये कहाँ से ये आया? वापस जाओ, वापस जाओ और मेरा एडिटोरियल का ये वाला स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, और वहाँ साफ साफ ये बात मेंशन की है मैंने, पूरी डिटेल में बढ़ाया है कि पोस्टपोन, डोनाल्ड ट्रंप का डिसीजन जो पोस्टपोन हुआ, किया उन्होंने ईरान के पावर प्लांट पे अटैक करने को, वो चीज़ 36 घंटे इशू होने के 36 घंटे बाद भी, जो कि उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था तेहरान को कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन कर दें, और 36 घंटे बाद ये क्या दिखा रहा है? आर द क्लियर साइन। तो इनके डिसीजन से ये जो बात निकल के आई है वो इस बात का क्लियर साइन है। तो इसलिए आर किसके साथ जाएगा? डिसीजन। डिसीजन की वजह से आर ना होके इज हो जाएगा, इज। तो क्वेश्चन 1 में मैंने ये जितनी बातें आपको बताई, समझ में आया आपको? दैट इज द करेक्शन ऑफ द क्वेश्चन। पेपर में मल्टीपल एरर्स हो सकते हैं, तो कितनी एरर्स मैंने इसमें बना के रखी ताकि हम उन चीजों को सीखें। आइए स्टेटमेंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, येट Iran continues to launch missiles towards Persian Gulf countries and Israel, while maintains control over the Strait of Hormuz, which prevents Trump from extricating himself from a conflict whose economic costs are mounting globally। मैं आपको इसके लिए फिर 30 सेकंड्स दे रहा हूं कि इसे 10 सेकंड्स दे देना, चलो अभी 15 सेकंड्स दे रहा हूं। 15 सेकंड्स में इस क्वेश्चन का एरर फाइंड आउट करो। आपका टाइम शुरू होता है नाउ। समय समाप्त, समय समाप्त। चलो आओ आप क्वेश्चन के करेक्शन पे चलते हैं। यट ईरान कॉन्टिन्यूज, ईरान सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है। ओके, आ गई, ठीक। यट ईरान कॉन्टिन्यूज टू लॉन्च, अभी हम लोगों ने पढ़ा था टू के साथ V1 होता है, यस ये भी ठीक है। तो ईरान जारी रखे लॉन्च करना, मिसाइल्स टुवर्ड्स पर्शियन, मिसाइल्स टुवर्ड्स, लॉन्च टुवर्ड्स नहीं होता, पहली एरर मिल गई। लॉन्च टुवर्ड्स नहीं होता, लॉन्च एट होता है, लॉन्च एट होता है, लॉन्च एट होता है, टुवर्ड्स नहीं होता भैया, लॉन्च एट होता है। लॉन्च एट का मतलब निशाना लगा के मारना, तो ये टुवर्ड्स नहीं होता है। लॉन्च मिसाइल्स एट पर्शियन गल्फ कंट्रीज एंड इजराइल, ठीक। तो पहली एरर तो आपको ये मिली। आगे बढ़िए, पर्शियन गल्फ कंट्रीज इजराइल, वाइल मेंटेन्स, वाइल मेंटेन्स, अभी अभी याद करो, एडिटोरियल में वापस जाओ, मैंने पढ़ाया था। वाइल के बाद ये पार्टिसिपल क्लॉज आता है, आइए अब मैं समझाता हूं इसको। पार्टिसिपल क्लॉज कहलाता है, और जो पार्टिसिपल क्लॉज होता है उसका मतलब होता है होते हुए, करते हुए, कहते हुए, जाते हुए। तो उसकी फ्रेमिंग मेंटेन यानी V1 या V5 नहीं होती, उसकी फ्रेमिंग ING से बनाई जाती है, तो वो मेंटेनिंग होगा। वाइल मेंटेनिंग, मेंटेन करते हुए, क्योंकि ये जो मेंटेनिंग है इसका सब्जेक्ट ईरान है, तो इस वजह से ये मेंटेनिंग। तो सर ईरान के साथ यहां तो कॉन्टिन्यूस लिखा है, तो यहां मेंटेन्स क्यों गलत है? वाइल की वजह से। अगर वाइल लिखा है तो मेंटेनिंग होगा। सुन लो, मैं लिखता हूं, अगर वाइल लिखा है और ईरान ऑलरेडी सब्जेक्ट गिवन है तो यहां मेंटेनिंग करना पड़ेगा, मेंटेनिंग। और या तो फिर ये फ्रेमिंग ऐसे होगी, वाइल इट, या तो यही सब्जेक्ट लिख दो, वाइल इट। जब यहां सब्जेक्ट लिख दोगे तो ये हो जाएगा इट मेंटेन्स, और लैंग्वेज का रूल है कि सब्जेक्ट को रिपीट नहीं किया जाता। तो या तो ये ठीक होगा अगर दिया होता वाइल इट मेंटेन्स, और या तो वाइल मेंटेनिंग, वाइल ईरान वाइल मेंटेनिंग। इसलिए चूंकि मेंटेन्स है तो ये गड़बड़ है, इसको हटा के ये लिखेंगे, मिनिमम चेंजेस है, सेंटेंस ठीक हो जाता है। ठीक है, आगे आइए। कंट्रोल ओवर स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स विच प्रिवेंट्स, अब देखो यहाँ प्रिवेंट्स है, ये प्रिवेंट्स स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स के लिए आ जाए, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर। फ्रॉम एक्सट्रीकेटेड, अभी एक्सट्रीकेट पढ़ा था ना, एक्सट्रीकेट मीनिंग बताओ, अभी भी पढ़ा था वोकैब में। एक्सट्रीकेट मतलब टू रिमूव समवन समथिंग
फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन, याद आया, यू शुड ट्राई टू एक्सट्रिकेट योरसेल्फ फ्रॉम प्रॉब्लम्स। तो फ्रॉम और याद करो, फ्रॉम इज अ प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद कौन सी फॉर्म आनी है, आईएनजी फॉर्म आनी है, और यहां क्या लिया, एक्सट्रिकेटेड, लीजिए फिर एरर हो गई, तो करेक्शन क्या होगा, दूसरा करेक्शन एक्सट्रिकेटिंग, तो ये केटेड हट के फ्रॉम एक्सट्रिकेटिंग, तो एक एरर तो ये मिली कि टुवर्ड्स की जगह एट आएगा, दूसरी एरर यहां मिली कि मेंटेन्स की जगह मेंटेनिंग आएगा, और तीसरी एरर ये मिली कि फ्रॉम के साथ आईएनजी आता है, फ्रॉम एक्सट्रिकेटिंग हिमसेल्फ फ्रॉम अ कॉन्फ्लिक्ट हुज इकोनॉमिक कॉस्ट आर माउंटिंग ग्लोबली। ठीक, इतना ठीक, बाकी ठीक। समझ आया सेकंड क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन? वीडियो को 2, 3, 4, 5 बार देखना, वोकैब सीखना, पैसेज को समझना, और ये जो क्वेश्चंस मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं 4-5, इनसे ग्रामर की कमांड बेहतर करना। पेपर में इतने ही लेंथी क्वेश्चंस आते हैं, जब मैं उस स्टैंडर्ड की तैयारी करा रहा हूं कि तुम्हारे लिए पेपर आसान हो जाए। ठीक है, 2 क्वेश्चंस और आज की क्लास समाप्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंस द वॉर बिगेन ऑन February 28, Iran has large ignored Trump's threats responding to escalation with counter escalation। अब आए, इसके लिए आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, छोटा एग्जांपल है, फाइंड आउट करिए एरर, फिर हम डिस्कस करते हैं। टाइम्स अप, चलिए आइए बात करें। सिंस द वॉर बिगन, जब से वॉर शुरू हुई है, सिंस द वॉर बिगन, वॉर के साथ वर्ग की सेकंड फॉर्म, ओके, ऑन February 28, ईरान हैज लार्जली, पढ़ी मैं सह रहा हूं, हैज लार्जली इग्नोर्ड, गड़बड़ हो गया, हैज हेल्पिंग वर्ब है और इग्नोर्ड मेन वर्ब है, और इस दुनिया में जहां हम और आप रहते हैं, इस गोले में एक रूल है लैंग्वेज का जो कभी नहीं टूटता, किसी भी हेल्पिंग वर्ब और किसी भी मेन वर्ब के बीच में बीच में एडवर्ब के अलावा कुछ भी नहीं आता, तो हैज लार्ज इग्नोर्ड नहीं होगा, हैज लार्जली इग्नोर्ड होगा, क्योंकि लार्ज एडजेक्टिव है और लार्जली उसको एडवर्ब बनाता है, इसलिए हैज लार्जली इग्नोर्ड ट्रम्प्स थ्रेट्स रिस्पॉन्डिंग टू एस्केलेशन विद काउंटर एस्केलेशन। ठीक है, क्लियर? तो इसमें बस यही एक पार्ट की एरर थी। अब आप यहां पर एक पॉइंट जरूर पूछ सकते हैं मुझसे, सर आप यहां पे ठहर के एक पॉइंट बता दो, रिस्पॉन्डिंग टू के बाद एस्केलेशन लिखा है, एस्केलेशन नाउन होता है, सर आपने पढ़ाया भी था, एस्केलेशन लिखाया भी है, एस्केलेशन का मतलब था रैपिड इंक्रीज, वहां तो हम लोगों ने वोकैब में याद आया, तेजी से बढ़ोतरी होना, देयर वाज अ सडन एस्केलेशन इन टेंशंस बिटवीन 2 कंट्रीज आफ्टर द इंसिडेंट लाइक दैट, ऐसा एग्जांपल पढ़ा था, तो ये नाउन है, अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। देखो हम लोगों ने यहाँ क्या पढ़ा, 2 के साथ V1, देखो हम लोगों ने यहाँ क्या पढ़ा, 2 के साथ V1, अब जहां पर 2 के साथ नाउन क्यों आया मेरे भैया, 2 के साथ नाउन इसलिए आया क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम्पल है, होमवर्क इज डन बाई राम। अब मेरे भैया बताओ बाई क्या है, आप कहोगे सर बाई प्रपोजिशन है। अच्छा भैया बताओ राम क्या है, आप कहोगे सर राम नाउन है। तो अब मुझे खुद ही बता दो मैं क्या बता रहा हूं, बाई एक प्रपोजिशन है जिसके बाद नाउन और प्रोनाउन आता है, तो प्रपोजिशन के बाद नाउन आ सकता है, इसमें क्या प्रॉब्लम। तो अब ये सुनो, 2 के बाद अगर वर्ब आना हो तो वो V1 होता है, लेकिन अगर 2 के बाद वर्ब ही ना आए तो फिर वो नाउन हो सकता है भाई, इसलिए ये नाउन यहां ठीक है। क्लियर, समझ में आया? चलो आखिरी क्वेश्चन है, आफ्टर द नताज न्यूक्लियर फैसिलिटी वॉज स्ट्राइकिंग, तेहरान टारगेटेड डेमोना, द इजरायली टाउन होस्टिंग देयर न्यूक्लियर फैसिलिटीज। मैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड दे रहा हूं, काइंडली सॉल्व दीज क्वेश्चंस। टाइम्स अप। ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये बात मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये होमवर्क का जवाब आप कमेंट्स में दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं अगले एडिटोरियल डिस्कशन से पहले इसका आंसर कमेंट में अपडेट करूंगा, लेकिन आपके इसके आंसर का मैं वेट करूंगा।
ये आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क है। आज की क्लास समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आपका सिलेक्शन ही मेरी कामयाबी है। बस जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जम के मेरे साथ जुड़िए। बस गॉड ब्लेस यू।